सभी दर्शकों को स्वागत है। पहले मीडिया में चर्चा हुआ करती थी और आजकल मीडिया खुद चर्चे में है, और इस चर्चे के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने मीडिया के हस्ती और इंडिया टुडे टीवी के कंसल्टिंग एडिटर श्री राजदीप सरदेसाई। सरदेसाई जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो सबसे पहला सवाल जो मेरा होगा आपके लिए कि टीवी में जो रिवॉल्यूशन आया भारत में 90s के डिकेड में, आप उसके एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट रहे हैं। तो करीब 20 साल बाद आप वो रिवॉल्यूशन जिसका आप पार्ट थे, कहाँ देखते हैं टेलीविजन इंडस्ट्री? ये बड़ा अच्छा सवाल है। मुझे लगता है एक क्रांति हुई थी करीब 1994-95 में, ये 94-95 में ये क्रांति शुरू हुई, रेवोल्यूशन शुरू हुआ। लेकिन और 2002 के बाद उसको और एनर्जी आई, बहुत प्राइवेट न्यूज चैनल्स आए। आज इंडिया में करीब 400 प्राइवेट न्यूज चैनल्स हैं जो किसी और देश में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं क्वांटिटी आई, बहुत चैनल्स आए, लेकिन जो क्वालिटी है, जो उसकी असली जो क्वालिटी है, उसमें जो कंटेंट है, उसमें मुझे लगा गिरावट आई है। आजकल सनसनी ज्यादा होती है, सेंसेशन ज्यादा होता है, सेंस कम होता है, आवाज बहुत होती है, जोर जोर से लोग बोलते हैं, लेकिन उस आवाज में क्या असली चीज क्या है, असली खबर क्या है, वो नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है जो रेवोल्यूशन है वो अच्छा हुआ, लेकिन उसने कहीं ना कहीं उसमें जो एक राइज होनी चाहिए थी, एक आगे बढ़ने की जो क्षमता थी, वो आगे नहीं बढ़ पाया है। रेवोल्यूशन थोड़ा पीछे चला गया है। टेलीविजन की जो क्रांति शुरू हुई, उस समय कहा जा रहा था कि अखबारों के दिन अब खत्म हो चुके, अब टेलीविजन सब लोग के पास उपलब्ध है, तो लोग अखबार नहीं पढ़ेंगे। लेकिन असल में देखा गया कि वैसा कुछ हुआ नहीं। न्यूज़पेपर आजकल भी, खास करके जो वर्नाकुलर डेलीज हैं, आज भी बढ़ रहे हैं। तो अभी सोशल मीडिया को कहा जा रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए और खासकर टीवी के लिए खतरा माना जा रहा है। इसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, कोई किसी चीज के लिए खतरा नहीं होता है, हर चीज चलती है। मैंने शुरुआत मेरे करियर में की, मैं प्रिंट में था, मैं भी टाइम्स ऑफ इंडिया में था, फिर मैं टीवी चला गया, आजकल मैं थोड़ा बहुत सोशल मीडिया भी करता हूं। आपको सब कुछ, हर मीडिया जो है उसकी अलग अलग पहचान है। सुबह जब मैं उठता हूं, चाय के साथ मुझे अखबार पढ़ना अच्छा लगता है, न्यूज़पेपर हाथ में अच्छा लगता है। उसके बाद रात को सोने के पहले मैं थोड़ा टीवी देख लेता हूं, या 10 मिनट फेसबुक कर लेता हूं, या ट्विटर कर लेता हूं। तो हर चीज के लिए जगह है। ऐसा नहीं है कि एक मीडिया दूसरे मीडिया के खिलाफ है या कोई लड़ाई है। और खास करके इंफॉर्मेशन इतना आ रहा है, आपको इंफॉर्मेशन अब सब जगह से मिलती है, सोशल मीडिया से मिलती है, अखबार से मिलती है, टीवी से भी मिलती है। लेकिन फिर भी जानकारों का मानना है कि अभी टेलीविजन इंडस्ट्री जो है वो एक क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। आप मानते हैं ऐसा, ये सही है? क्राइसिस है, बिजनेस मॉडल का क्राइसिस है, क्योंकि हम पूरा एडवर्टाइजिंग पे हमारा इंडस्ट्री डिपेंडेंट है। अगर एडवर्टाइजिंग कम होती है, ज्यादा चैनल होते हैं, तो प्रेशर तो आता है। तो पहले हमारे पास जब कम चैनल थे, तो मुझे लगता है ज्यादा आजादी थी कि हमें अच्छी स्टोरी करने के लिए टाइम मिलता था। आज लोग कहते हैं 1 घंटे में स्टोरी कर दीजिए, आधे घंटे में स्टोरी चाहिए। तो हम लोग प्रेशर में थोड़ा आ गए हैं, जो पहले नहीं था। तो थोड़ा बिजनेस मॉडल पर प्रेशर आया है। तो कई बार देखा जाता है जो जल्दी की वजह से, क्योंकि समय पर्याप्त नहीं होता रिपोर्टर के पास या एडिटर के पास, कई बार हम देखते हैं कि एक स्टोरी पे जितनी होमवर्क होनी चाहिए या जितना क्रॉस चेकिंग होना चाहिए, पहले प्रिंट में हुआ करता था, उतना समय नहीं रहता है। तो कई बार देखा जाता है कि हम लोग वो गलत न्यूज भी निकाल देते हैं, बाद में फिर हमको अपना फेस लूज करना। नहीं, बिल्कुल। और मुझे लगता है पहले हम लोग इस पर जोर देते थे कि जो भी स्टोरी करोगे सही करो। अब ये नहीं है, जो भी स्टोरी करो पहले करो, फर्स्ट ऑन, इस चैनल पे पहले ये खबर आई है। हम लोग एक 100 मीटर्स दौड़ में है, ओटीवी पे खबर आएगी या दूसरे ओडिशा चैनल पे आएगी। अब उसमें हम कभी कभी गलत खबर डाल देते हैं, और फोकस हमारा होना चाहिए खबर सही हो, खबर पहली हो दूसरी हो, किसी को कोई उससे नहीं लेना दे, खबर जो है वो सही होनी चाहिए। तो
अभी आपने अपने किताब में जिक्र किया था जिसका यहाँ सॉफ्ट लॉन्च हुआ था, मैं भी था उस फंक्शन में। तो उस दौरान जो चीज़ें आपने लिखी नरेंद्र मोदी के एज ए कैंडिडेट से लेकर प्राइम मिनिस्टर बनने तक, तो उसके बाद किताब लिखने के बाद फिर आपने क्या चेंजेस देखे? देखिए, मुझे लगता है कि अब जब आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप पर आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। अब देखिए पाकिस्तान का जो नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से उनका रिस्पांस बदल गया है। जब वो ऑपोजिशन में थे वो कहते थे क्या है चिकन बिरयानी आप खिला रहे हो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को, और मियां नवाज शरीफ को आप चिकन बिरयानी खिला रहे हो और यहाँ आतंकवाद हो रहा है। अब आतंकवाद हो रहा है लेकिन वो खुद जाकर खिला रहे कबाब नवाज शरीफ को। जब तुम प्रधानमंत्री बनते हो, आप प्रधानमंत्री बनते हो तो फर्क आता है। और मोदी जी में जो मैंने एनर्जी पहले भी देखी है जब वो कैंपेनर थे, आज वो एनर्जी भी उनमें है, उनमें आप वो उसको डाउट नहीं कर सकते। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके स्वभाव में ज़्यादा फर्क नहीं आया है, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी में फर्क इतना आया है कि अब वो हर चीज़ को बड़ा सोच समझकर हर चीज़ करते हैं। पहले वो थोड़ा जल्दबाजी में कुछ चीज़ें कर देते थे, आज हर चीज़ जो है सोच समझकर मेरा राजनीतिक फायदा, पॉलिटिकल फायदा क्या हो रहा है उस हिसाब से चलते हैं। आपने अपने एक ब्लॉग में लिखा था एक किस्सा जो शायद 90s का कोई किस्सा था, जिस समय वो नरेंद्र मोदी जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे पार्टी के, और कोई दूसरा अतिथि जो है आने वाला था लेकिन आखिरी वक्त पे शायद आ नहीं पाए, जिसकी वजह से आपने मोदी जी को बुलाया और तत्काल वो एकदम नेटिली ड्रेस्ड होके आके पहुंच गए। तो क्या आप मानते हैं कि आज भी वो उतना ही मीडिया सेवी है, या आप लगता है कि मीडिया को थोड़ा अपने से दूर रख? देखिए, उस जमाने में वो बहुत ही मीडिया सेवी थे, आज भी मीडिया सेवी है, लेकिन उस जमाने में मीडिया सेवी होना मीडिया को हमें मीडिया के सामने आना था। आज मीडिया सेवी है कि मैं मीडिया के सामने तभी आऊंगा जब मैं कंट्रोल कर रहा हूं पूरा सिचुएशन। तब वो कोई भी इंटरव्यू आपको कह दीजिए मोदी जी तैयार होते थे। आज वो आपको इंटरव्यू नहीं देंगे, आज वो भाषण करते हैं। तब वो इंटरव्यू देते थे, तब जब आप सवाल पूछते थे उसका जवाब देते थे। अब उनको सवाल जवाब के लिए टाइम नहीं है, अब वो भाषण ज्यादा करते हैं। लेकिन मीडिया सेवी तब भी थे, आज भी है। जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब जाहिर है आपके जो उनके साथ संबंध है वो जैसे थे आज भी वैसे ही है, या फिर उसमें कोई बदलाव आया? देखिए, अब तो वो प्रधानमंत्री है, हम तो वहीं के वहीं हैं। मैं हमेशा कहता हूँ रिपोर्टर ही रहता है। वो तब जनरल सेक्रेटरी थे, आज वो प्राइम मिनिस्टर है। फर्क तो आया है। अब 7 RCR में आप कब प्रधानमंत्री को आसानी से नहीं मिल सकते। तब हम लोग जाते थे बीजेपी हेडक्वार्टर में, हमेशा वो रहते थे, उनके साथ गप्पा होती थी, चाय होती थी, बिस्किट खिलाते थे। आज कौन बिस्किट खिलाता है, कौन चाय पिलाता है, वो दिन चले गए। तो फर्क तो आया है। और खास करके 2002 के राइट्स हुए, उसके बाद उनको लगा कि मैंने उनके खिलाफ काफ़ी क्रिटिसिज्म उनके परफॉर्मेंस की थी, तो उसके बाद रिलेशनशिप में थोड़ा तो बदलाव आया। लेकिन जब मेरे फादर की डेथ हुई 2007 में, तो फर्स्ट फोन कॉल उनका आया था। तो अब समय की बात है। हम लोगों के लिए हमेशा ये एक मुद्दा होता है कि हम देखते हैं कि उड़ीसा को, चाहे फार्मर्स सुसाइड वाला मुद्दा हो, 100-150 करीब फार्मर्स यहाँ, लेकिन कभी नेशनल मीडिया ने उसको वो तवज्जो कभी नहीं दी जो देनी चाहिए। और जब कोई डिजास्टर होता है, कोई आपदा होती है, प्राकृतिक आपदा, तभी उड़ीसा जैसे स्टेट्स की याद आती है। आप इस एलिगेशन से क्या? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि दिल्ली के से दूर जो राज्य हैं, उड़ीसा हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, दक्षिण के राज्य हो, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो, पूर्वोत्तर के राज्य हो, उन पर हम ज्यादा फोकस करते नहीं हैं, क्योंकि हमको लगता है कि दुनिया हमारी दिल्ली और दिल्ली के आसपास ही है। तो अगर कुछ छोटी घटना भी दिल्ली में हो जाए वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होती है, कुछ उड़ीसा में हो जाए वो ब्रेकिंग न्यूज होती नहीं है। ये बहुत ही सबसे बड़ा, मुझे लगता है, एक क्राइसिस या एक चैलेंज है हमारे सामने। लेकिन इसका कारण क्या है? कुछ तो हम आलसी हो गए हैं कि जो हमारे नजदीक होता है वो आप जल्द कर लेते हो, जो दूर होता है। लेकिन आपके रिपोर्टर्स तो पूरे देश में फैले हुए है, लेकिन देखिए, इसके बावजूद अगर आपके 10 रिपोर्टर दिल्ली में हैं
और एक ही रिपोर्टर ओडिशा में है, तो वो 10 रिपोर्टर तो आपके नजदीक है, वो हर आएगा और कहेगा सर मेरा बड़ा स्टोरी है। वो बेचारा ओडिशा का रिपोर्टर दूर है, उसकी बात दिल्ली तक पहुंचती नहीं है। आपने एनडीटीवी से अपनी कैरियर की शुरुआत की, टीवी कैरियर की शुरुआत की, और एनडीटीवी एक समय मॉडल हुआ करता था दूसरे चैनलों के लिए, लेकिन आज बुरे दौर से गुजर रहा है। तो एनडीटीवी में आपने जो काम किया उसका आगे चलकर आपके जीवन में एज ए जर्नलिस्ट कितना महत्व रहा? देखिए, एनडीटीवी एक तरह से मेरे लिए वो जगह थी जहां मैंने सब कुछ सीखा टीवी के बारे में, और वो जमाना भी बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जिस तरह से मुझे सीखने का मौका मिला, तब आप हफ्ते में एक स्टोरी कर सकते थे जब मैंने शुरुआत की थी वर्ल्ड दिस वीक में। अब तो जैसे मैंने कहा जमाना बदल गया है, लेकिन बहुत कुछ सीखा एनडीटीवी से। और मैं एक तरह से हमेशा मानता हूं कि उस टाइप की जर्नलिज्म अगर फिर से एक बार आए तो टीवी जर्नलिज्म के लिए अच्छा होगा, क्योंकि तब हम देश भर की स्टोरीज करते थे। अब फास्ट फूड का जमाना आ गया है तो क्या करें, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि उनका एक स्टैंड, एक पोजीशन है एनडीटीवी की, जो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आप को लेकर सोशल मीडिया में काफी लोग जो ट्रोलिंग करते हैं, हमेशा आपके खिलाफ आरोप लगते रहते हैं कि आप बीजेपी के खिलाफ हैं, कांग्रेस को उस तरह से आप उनके खिलाफ नहीं लिखते या नई स्टोरी नहीं करते। क्यों ऐसा होता है? और खास करके वो जो मेडिसन स्क्वायर वाला वाकया था उसका जिक्र करूंगा। आपको क्यों लगता है कि ये देखिए, ऐसा है कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जो हुआ वो दुखद है। मैंने उसका अफसोस भी जाहिर किया। किसी भी पत्रकार को कभी भी किसी के साथ हिंसा या उस तरह से फाइट में नहीं आना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बार बार आप किसी पर आरोप लगाओ, झूठे आरोप लगाओ, फिर अपने बच्चों को भी उसमें लाओ। जब मेरे बच्चों के खिलाफ आप अब्यूज करते हैं, उनको गाली देते हैं, तो फिर एक सीमा होती है जो कभी कभी आप भी पार कर लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि देखिए, पत्रकार जो है उसके खिलाफ आरोप लगेंगे, अगर वो निष्पक्ष है, अगर वो इंडिपेंडेंट है, तो हर जो पार्टी है जिसके सामने वो सवाल उठाएगा उसको वो टारगेट करेगी। कभी कभी कांग्रेस ने मुझे टारगेट भी किया है। हमने सोनिया गांधी के खिलाफ भी स्टोरीज किए हैं, तब उन्होंने भी, सोनिया गांधी ने भी कहा कि वो हमसे बात नहीं करेगी। अगर हम बीजेपी के खिलाफ करते हैं तो वो हमसे नाराज होती है। वो तो ठीक है, हम तो पीआर में नहीं है। पीआर में अगर रहना तो कुछ और करते हैं, हम जर्नलिस्ट हैं। और जो सरकार में होता है, खास करके उनको, इनके खिलाफ हमेशा सवाल उठाने चाहिए। जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके करप्शन के बारे में हमने कई स्टोरीज किए थे। अब बीजेपी की सरकार है, जब कुछ गलत होगा तो हम सवाल उठाएंगे। सवाल उठाना जर्नलिज्म का, हम जर्नलिस्ट हैं, सवाल तो उठाते रहेंगे। आपको अच्छे नहीं लगे तो ठीक है, लेकिन आप मुझे बायस्ड क्यों कहेंगे? इसी से मेरा अगला सवाल जुड़ा हुआ है कि कुछ महीने पहले असहिष्णुता या इंटॉलरेंस को लेकर काफ़ी सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में काफ़ी हलचल मचा हुआ था जी। और अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे ही बिहार का चुनाव खत्म हो गया, वो इंटॉलरेंस का डिबेट खत्म हो गया। तो कई लोगों का मानना है कि ये पूरा जो डिबेट था वो बिहार के चुनाव को लेकर था, उसके बाद खत्म हो गया। देखिए, मैं जरूर ये कहूंगा कि टाइमिंग को देख के जरूर लोग कह सकते हैं ये कैंपेन बिहार के चुनाव से जुड़ा हुआ था, लेकिन इस अवार्ड वापसी कैंपेन का बिहार के चुनाव पर कोई असर नहीं हुआ। जनता जो है इन मुद्दों पर वोट नहीं करती। जनता वोट करती है अगर दाल की कीमत 200 रुपए हो जाए, तब जनता डिसाइड करती है। अवार्ड वापसी ये सब टीवी स्टूडियो के लिए अच्छा डिबेट है। जनता के सामने ये कोई डिबेट नहीं है। जनता के सामने असली मुद्दे डिबेट है, रोटी, कपड़ा, मकान, दाल की कीमत। क्या आप मानते हैं कि सचमुच इंटॉलरेंस बढ़ा है पिछले 1-1.5 सालों में, जब से मोदी सरकार यहाँ पावर में आई? देखिए, इंटॉलरेंस बढ़ा है, कम हुआ है, ये मैं नहीं कहूँगा। असली बात यह है कि एक दूसरे की बात को सुनने की जो क्षमता होनी चाहिए। आपको कुछ बात कहनी है, मुझे अच्छी नहीं लगी, इसका मतलब नहीं है कि आप एंटी नेशनल हैं। ये शुरू हुआ है, इसको मैं इंटॉलरेंस नहीं कहूँगा, पर एक रिस्पेक्ट होना चाहिए एक दूसरे की बातों के लिए। वो थोड़ा कम हुआ है। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार के बाद आने ही ये कम हुआ है। पिछले 8-10 सालों से मैं देख रहा हूं, खास करके सोशल मीडिया जब से उनका प्रभाव बढ़ा है,
हम एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, संवाद नहीं है, हमारे सोसाइटी में डायलॉग नहीं है, हर आदमी फाइट करना चाहता है। अब इस तरह से इसको इंटॉलरेंस कहूंगा नहीं, इसको मैं कहूंगा कि हमारे में जो डायलॉग होना चाहिए वो कम हुआ है। आप तो काफ़ी साल गुजार चुके हैं प्रिंट में, टेलीविज़न में, तो अभी जो पत्रकारिता में आ रहे हैं नए लोग, यंग लोग, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? व्हाट दे शुड बी कीपिंग इन देयर माइंड व्हाइल कमिंग टू सी, जो यंग लोग जो आ रहे हैं प्रोफेशन में, उनमें एनर्जी बहुत है, उनमें हिम्मत भी है, वो आदर्शवादी भी, आइडियलिस्टिक है, वो चाहते हैं कुछ अच्छा करें, मेक अ डिफरेंस, कुछ समाज को फर्क पड़े, तो दे आर कमिंग विथ एनर्जी। लेकिन वो सक्सेस बहुत जल्दी चाहते हैं। कोई 26 साल अब जर्नलिज्म नहीं करना चाहता है, सब चाहते हैं कि 2 साल कर दो, एंकर बन जाओ, फेमस बन जाओ, फिर कुछ और करेंगे। अब आप पत्रकारिता में फेमस बनने के लिए नहीं आना चाहिए। यू शुड नॉट, टीवी में आप एंकर बनने के लिए मत आइए, आप आइए, रिपोर्टिंग कीजिए, स्टोरी करिए, जर्नलिज्म कीजिए। वो एक तकलीफ है। और दूसरी बात जो है, हाँ, उसी से जुड़ी हुई है, हम लोग इम्पेशेंट बहुत हो जाते हैं कि हमको हर चीज जल्दी चाहिए, रिजल्ट्स क्विकली चाहिए, वो हमारी एक कमजोरी है। आप मानते हैं कि क्योंकि पत्रकारों की पेमेंट जो है खास करके रीजनल लेवल पे उतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से कई बार हम सबसे जो अच्छे टैलेंटेड लोग हैं वो मीडिया में नहीं आते, आप मानते हैं? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि पत्रकारों की सैलरी बढ़नी चाहिए ताकि टैलेंटेड लोग आए, उसके साथ साथ उनको इंडिपेंडेंस देना चाहिए। पर इंडिपेंडेंस तभी आएगा जब आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो। अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है तो ये नेता जो है आपको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है रीजनल मीडिया में, सब मीडिया में है, लेकिन रीजनल मीडिया में ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ सैलरीज में सभी, इसी OTV के द्वारा मैं आपके प्रोप्राइटर को और सभी प्रोप्राइटर्स को कहता हूँ, सैलरीज बढ़ाइए जर्नलिस्ट की, उनसे अच्छे जर्नलिस्ट आएंगे जर्नलिज्म में। बहुत बहुत धन्यवाद राजदीप जी, आपने हमसे बात की, हमारे साथ समय गुजारा, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये थे श्री राजदीप सरदेसाई जी, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया टुडे टीवी, जो हमारे साथ बात कर रहे थे, जिस पे पॉलिटिक्स और मीडिया के बारे में उन्होंने चर्चा की। बहुत ही धन्यवाद, थैंक यू।